हम लोग बात कर रहे थे वॉइस के ऊपर, किसके ऊपर बच्चा? वॉइस, है ना। वॉइस क्या है, इसको कैसे पढ़ना है, इतना सिंपल बता दूंगा कि आपको सारी की सारी बातें अभी और अभी समझ में आ जाएंगी, और ना है तो जो कहना वो, ठीक है ना। आपको क्या करना है, बस थोड़ी सी है ना हंसते मुस्कुराते हुए बस देख लेना है जी, और कुछ नहीं करना, ठीक है, तो मजा आएगा। देखिए, जब भी हम वॉइस की बात करते हैं, है ना, तो अगर आप क्लास 10th का बोर्ड एग्जामिनेशन देंगे, अपना जो पूरा का पूरा फोकस है वो है क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन पे। 9th का मतलब कि ठीक है आना चाहिए, अच्छी बात है ना। लेकिन हमेशा क्या होता है कि लाइफ में जब हम कोई भी काम करते हैं तो बिना गोल के नहीं करते हैं। गोल आपका अभी सेट होना चाहिए कि 9th में तो ठीक है 40 चल गया, पर 10th में हमें कुछ भी करके बेहतर मार्क्स लेके आने हैं, है ना। तो कम से कम आप सोच लो, कम से कम 90, 98, 90, 100, मतलब पूरा, है ना, 100 आउट ऑफ 100 ना, हो सकता है ना, ठीक है। तो थोड़ी एग्जाम की बात कर लेते हैं। जो वॉइस है एग्जाम में कितने नंबर का आता है? ओनली 1, 2 मार्क्स, सिर्फ 2 नंबर का आता है। एक आपके सामने वॉइस रहेगा यानी कि एक्टिव वॉइस, और आपको कहा जाएगा इसको पैसिव वॉइस में क्या करो, चेंज करो। क्या होता है सारी की सारी बातें समझाते हैं। बात क्लियर है? ये तो हो गया एग्जाम पर्पज। आपको लगेगा ये 2 नंबर के लिए पढ़ना है, कौन बढ़िया मेहनत करे, छोड़ जाने दो, है ना। पर ये साथ आपका ना तो 11th में छोड़ेगा, ना तो 12th में, ना तो इंग्लिश का कोई ऐसा एग्जाम जो आप गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, ऐसा कोई एग्जाम ना हो जिसमें इंग्लिश का पेपर हो और वॉइस ना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा ये ट्रांसलेशन में बहुत हेल्प करेगा। वॉइस बिना पढ़े आप ट्रांसलेशन 100% गलत करेंगे, ठीक है ना। जैसे अगर किसी ने आपसे कह दिया कि कलम गिर गया, तो आपको लगेगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट है और आपने इसको कर दिया कि द पेन फेल, तो बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का भले है पर यह पैसिव वॉइस का सेंटेंस है ना, कि कलम गिर गया, तो कलम गिरने में कलम ने कुछ नहीं किया, बस वो गिर गया। जब सब्जेक्ट यानी जो काम करने वाला हो वह उपस्थित ना हो, है ना, वह काम नहीं कर रहा हो, वह काम चोर है, तो वह वाक्य पैसिव वॉइस का होता है। और जब किसी कोई वाक्य पैसिव वॉइस का होता है तो हम उस टेंस में नहीं करते हैं, उसके अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लेके करते हैं, और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाते हैं? थर्ड फॉर्म। ये सारी सारी बातें आपको समझाऊंगा, ठीक है, समझना। वॉइस की हम बात कर रहे हैं, है ना। वॉइस को पढ़ने से पहले 2-3 चीजें क्लियर कर लो, है ना। थोड़ी सी आपको सेंटेंस के बारे में पता होना चाहिए। किसके बारे में? सेंटेंस। ये मैं बातें बार बार क्यों बताता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें बार बार रिपीट करने से, बार बार कहने से क्या होता है ना, कि उसको जो अपना माइंड है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है, वो जान जाता है कि अच्छा ऐसा ही होता है। सही है। आप कोई काम बार बार कर रहे हैं, बार बार काम कर रहे हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि वो काम आपको याद भी नहीं है, कब हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। जैसे क्या होता है, जैसे हम लोग कभी यहाँ कोचिंग से जाते हैं, तो कई बार हम लोग पता नहीं चलता कि कब हाथ ऑटोमेटिक ताला पे गया और ताला हमने बंद कर दिया और घर चले गए, याद नहीं रहता। ऐसा होता होगा आपके सामने, है ना। कोई काम ऐसा होता होगा। जैसे आप बाइक चलाते हैं, जैसे लड़के बाइक चलाते होंगे, आप याद करके गियर लगाते हो, कब गियर लगाया, कब क्लच पकड़ा, ये नहीं पता ना, ऑटोमेटिक हाथ काम करता है, ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाता है ना, क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो चुका है ना। तो जब आप कोई काम बार बार करते हैं तो बॉडी उसको ऑटोमेटिक कर लेता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि एप्पल मतलब, तो कितने लोगों ने सोच कर याद करके तब बोला? नहीं ना, क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड में पीछे बैठ गया है कि कोई पूछे तुरंत मुंह से निकल जाएगा। तो ऐसा वॉइस के साथ करने वाले हैं, ठीक है। अगर आपको सेंटेंस के बारे में नहीं पता है तो वॉइस आपको नहीं आएगा। दुनिया में सिर्फ 2 तरह के सेंटेंसेस होते हैं। कितने तरह के? 2। एक होते हैं विदाउट मेन वर्ब। क्या होता है बच्चा? विदाउट मेन वर्ब, मतलब कि ऐसे सेंटेंस है जिसमें मेन वर्ब नहीं आता है। और एक होता है विथ मेन वर्ब, यानी कि जिसमें क्या आता है? मेन वर्ब आता है, हाँ या ना। विदाउट मेन वर्ब का मतलब होता है, जैसे मैंने कह दिया कि ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है। क्या इसमें मेन वर्ब आया है? क्या कोई काम हो रहा है? तो यह जो वाक्य है, क्या यह वाक्य टेंस का है? टेंस का यह नहीं है। टेंस का वाक्य होने के लिए उसमें क्या होना चाहिए? मेन वर्ब। अगर मेन वर्ब है तो टेंस होगा, और अगर टेंस है तो मेन वर्ब होगा।
बात क्लियर है? मतलब कि मेन वर्ब इंपॉर्टेंट है, समझिए। जैसे यहाँ पे मैंने लिख लिया कि राम ईट्स एन एप्पल। राम एक क्या खाता है? सेब खाता है ना। इसमें ये जो ईट्स है क्या है बच्चा? ईट्स है, ये क्या है? मेन वर्ब। अगर मेन वर्ब है तो ये सेंटेंस किसका होगा बच्चा? टेंस का होगा, और टेंस को ही हम लोग कहते हैं एक्टिव वॉइस। क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस। सिंपल सी बात है ना। तो यहां से हमें क्या पता चला कि जो वॉइस है दो तरह की, कितने तरह की है? दो। एक को हम लोग कहते हैं एक्टिव वॉइस और एक को क्या कहते हैं? पैसिव वॉइस। और एग्जाम में आता है एक्टिव वॉइस से क्या चेंज, किसमें चेंज करना है? पैसिव वॉइस में। इतनी सिंपल सी बात है। कोई सेंटेंस कैसे पहचानोगे कि पैसिव वॉइस क्या है? ध्यान सुनो, है ना। अगर आपको पहचानना है कि कोई सेंटेंस पैसिव वॉइस का है या नहीं, है ना, लोग क्या करते हैं ना, लोग देखते हैं कि बाई लगा है कि नहीं लगा है ना, कि राम ईट्स अ मैंगो इज ईटन बाई राम। अच्छा, बाई आया है तो ये वाक्य पैसिव वॉइस का होगा। सही बात है, पैसिव वॉइस का बहुत यूज करते हैं हम लोग बोलचाल में, है ना। लेकिन क्या आपने कभी सुना है किसी को कि मान लीजिए कोई लड़का किसी के घर पहुंचा और ऐसे दरवाजा खटखटा रहा है, तो वो कह रहा है कि मेरे द्वारा दरवाजा खटखटाया जा रहा है ना। या जब आप पढ़ते हैं तो क्या आप कहते हैं कि मेरे द्वारा होमवर्क किया जा रहा है, या आप ये कहते हैं कि मैं होमवर्क कर रहा हूं। सही बात है। तो कभी भी आप ध्यान समझना, अगर हम बात करें एक्टिव वॉइस की, किसकी बात करें? एक्टिव वॉइस की। सारा का सारा खेल सब्जेक्ट का है, किसका बच्चा? अगर ध्यान समझो, है ना, यहाँ पे मैंने लिखा एक्टिव वॉइस और यहाँ पे मैंने क्या लिखा? पैसिव वॉइस। कुछ नहीं लिखना है, कुछ लिखना ही नहीं, सिर्फ समझना है। अगर आपका जो सब्जेक्ट हो वह लिविंग हो, क्या हो? लिविंग। लिविंग का मतलब होता है सजीव हो, और डूअर हो, क्या हो? डू मतलब करना, डूअर मतलब काम करने वाला। तो वो पक्का है कि वो जो सेंटेंस होगा वो एक्टिव वॉइस का होगा। किसका होगा? राम ईट्स अ एप्पल। राम आम खाता है। राम ईट्स एन एप्पल। राम ईट्स अ एप्पल, ईट्स एन एप्पल। राम सेब खाता है। सेब कौन खा रहा? राम। तो काम करने वाला कौन हुआ? यानी डूअर। डूअर मतलब काम करने वाला कौन हुआ? राम। तो ये जो सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस में? तो ये जो सेंटेंस है वो किसमें है? एक्टिव वॉइस में। सिंपल सी बात है। और राम, आपको क्या लग रहा है, राम अगर किसी का नाम है तो वो सजीव होगा कि वो निर्जीव होगा? सजीव होगा, ठीक है ना। एक मैंने आपके सामने लिख दिया कि जैसे कि अगर मैं आपसे कहता हूँ, है ना, ध्यान समझना, हिंदी में, इंग्लिश में कहूँ, द पेन इज ब्रोकन। द पेन इज ब्रोकन। अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है इसमें? कितने लोग इस सेंटेंस में सब्जेक्ट पहचान लेंगे? सब्जेक्ट कौन है? जो हेल्पिंग वर्ब से पहले आता है, हाँ या ना। ये पूरा का पूरा ये क्या है? सब्जेक्ट। मुझे बताइए, क्या सब्जेक्ट लिविंग है? लिविंग का मतलब कोई इंसान है, सजीव है? नहीं है। द पेन इज ब्रोकन। अगला देखते हैं। पहली बात तो ये नॉन लिविंग है, क्या है? नॉन लिविंग। और दूसरा है नॉन डूअर। नॉन डूअर का मतलब कि जो काम नहीं करता है। तो जैसे ही पता चला कि वो जो सब्जेक्ट है नॉन लिविंग है यानी कि निर्जीव है, तुरंत कह देंगे कि वह सेंटेंस किसका है? पैसिव वॉइस का है। सिंपल है। इसका हिंदी है द पेन इज ब्रोकन, यानी कि कलम टूट गया, है ना। अब कलम टूट गया, आप लोगों को ऐसा लग सकता है कि सर जी इज तो कॉन्टिन्यूअस में आता है, और इज के साथ कौन सी फॉर्म आती है? आईएनजी फॉर्म। यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, क्या है ना। तो जिंदगी में कभी भी याद रखना, अगर कोई ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जिसके साथ मेन वर्ब में कुछ अलग होना चाहिए था, जैसे आईएनजी फॉर्म आना चाहिए था, या फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए था, या सेकंड फॉर्म आना चाहिए था, लेकिन उस हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आया है, तो समझ जाएंगे कि वह सेंटेंस पैसिव वॉइस का है। किसका है? अगर मैं आपको पैसिव वॉइस नहीं पढ़ाता और कहता कि बताओ क्या ये सेंटेंस सही लिखा है या गलत, तो आप लोग क्या कहते? क्योंकि आप कहते हैं सर जी इज के साथ ब्रेक मतलब तोड़ना, ब्रेकिंग होना चाहिए था, है ना। ये थर्ड फॉर्म कैसे हो गया? ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन।
यानी कि ये गलत हो गया। लेकिन बच्चा ये वाक्य किसका है? पैसिव वॉइस का है। बात क्लियर है? तो ये हमें जानने को मिला, ठीक है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि वॉइस उसको समझ में नहीं आएगा जिसको सब्जेक्ट के बारे में क्या हो, जानकारी ना हो, है ना। पैसिव वॉइस उसको समझ में नहीं आएगा जिसको इसके बारे में जानकारी ना हो। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और है ना, इसको पहचानना। रूल सुनो, बात सुनो, ठीक है। दुनिया का कोई सेंटेंस अगर अफर्मेटिव है, क्या बच्चा, तो सिंपल सी बात है कि सब्जेक्ट पहला या दूसरा शब्द होगा, हाँ या ना। और सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के पहले, तो हेल्पिंग वर्ब के पहले चाहे जितना बड़ा लिखा हो, चाहे एक लिखा हो, चाहे दो शब्द लिखा हो, चाहे तीन शब्द, वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब तो पहचान लेंगे ना, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, वेड, विल, शेल, डू, डज, डिड, है ना, ऐसे करके, ठीक है। मेन वर्ब, अब कोई मेन वर्ब नहीं पहचान पा रहा है, ड्रिंक, ईट्स, है ना, रीड, राइट, प्ले, अगर कोई मेन वर्ब नहीं पहचान पा रहा है तो भाई गलत बात है ना, मैंने आपको इतना सारा पढ़ाया है ना। अब सुनो, आपने सब्जेक्ट पहचान लिया, हेल्पिंग वर्ब पहचान लिया, मेन वर्ब पहचान लिया। मेन वर्ब जहां से खत्म होता है वहां से कौन स्टार्ट होता है, ऑब्जेक्ट स्टार्ट होता है, ठीक है। आपने ऑब्जेक्ट पहचान लिया, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट पहचानने के बाद बचता कौन है, अदर वर्ड पहचानने का सिंपल सा ट्रिक्स यही है कि अदर वर्ड कभी भी या तो टू से जुड़ा होगा, टू उसके बाद जो रहेगा सारा सारा अदर वर्ड, मतलब कि टू से लेके जो भी रहेगा टू से जुड़ा होगा, या तो इन से, या तो ऑन से, या तो फॉर से, या तो विथ से, या तो बाई से, इन सबसे जो जुड़ा होगा उसे कहेंगे अदर वर्ड। क्या कहेंगे, अदर वर्ड। ये मैं बात कर रहा हूं एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस का मतलब टेंस, एक्टिव वॉइस मतलब टेंस, सिंपल सी बात है। बात क्लियर है ना, है ना। अब सुनो, ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। कभी भी किसी सेंटेंस में अगर आपको कहीं पे हिम नजर आ जाए, क्या नजर आ जाए, हिम, हर, मी, और क्या क्या होता है, अस होता है, देम होता है, और बताओ, और बताओ, यू, हिम, हर, मी, अस, देम, यू, 1 2 3 4 5 6, कोई और एक बच्चा क्या, इट, इट, हाँ या ना। हिम मतलब उसे, हर मतलब उसे, मी मतलब मुझे, अस मतलब हमें, देम मतलब उन्हें, यू मतलब तुम्हें। कभी भी अगर ये जो हैं इनको आप कभी भी सब्जेक्ट की जगह देख ही नहीं सकते। क्या ये सब्जेक्टिव केस है, ये हमेशा हमेशा सेंटेंस के बीच में रहेंगे या लास्ट में रहेंगे, हाँ या ना बोलो। ऑब्जेक्ट जो होगा, अच्छा ये बताओ, अगर सब्जेक्ट होना होता तो हम तो ही लिखते हैं ना, हर का क्या लिखते हैं, सी लिखते हैं, मी का क्या लिखते हैं, आई, इसका क्या लिखते हैं, वी इसका क्या लिखते हैं, दे इसका क्या लिखते हैं, यू, और इसका क्या लिखते हैं, इट। तो आप देखेंगे कि यू जो है और इट जो है ये दोनों सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में सेम ही होते हैं। तो आप कहेंगे सर हम कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पे सब्जेक्टिव केस लगा है या ऑब्जेक्टिव केस, है ना। जैसे नहीं होता शादी में कुछ लोग होते हैं, सब नाच रहे होते हैं, कुछ फूफा या कुछ वैसे टाइप के लोग होते हैं ना, खास करके फूफा लोग, है ना, वो एकदम ऐसे तन के खड़ा रहेंगे, है ना, उनका मन कर रहा है नाचने का, और सोचेंगे कि जब तक कोई बुला के पकड़ के खींच के ना ले जाए, अपने चले जाएंगे तो क्या इज्जत रह जाएगी, काहे का फूफा, समझ रहे हो। तो वो अड़े रहेंगे कि अपन तो चेंज नहीं होंगे। सेम वही टाइप के फूफा यहाँ पे दो हैं, एक इट है और एक यू है। ये कहते हैं भैया चाहे सब्जेक्टिव केस ले लो चाहे ऑब्जेक्टिव केस, हम तो नहीं चेंज होंगे भैया, है ना। तो दोनों ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव केस सेम ही होंगे। तो आप कैसे पहचानेंगे, जिंदगी में कभी भी अगर यू या इट कहीं बीच में, खास करके मेन वर्ब के बाद या लास्ट में आया है तो ऑब्जेक्टिव केस है, क्या है, और अगर पहले है तो सब्जेक्ट केस। और ये जो बाकी के जो है ना वो सभी के सभी लास्ट में ही आएंगे, मतलब कि मेन वर्ब के बाद ही आएंगे। तो आप पहचान जाएंगे कि ये सब के सब क्या है, ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक सेंटेंस लिख के पूछता हूं कि आपको पहचानना आया कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल, he teaches me English,
एवरीडे। ठीक है ना। आप लोगों ने ट्रांसलेशन पढ़ा है ना, हिंदी से इंग्लिश, क्या इंग्लिश से हिंदी नहीं बता सकते हैं? चलो छोड़ो। सब्जेक्ट कौन है बताओ? सब्जेक्ट, ये है सब्जेक्ट। अच्छा, सब्जेक्ट के बाद कौन आता है? तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है ना, तो क्या ये क्या है? अच्छा, मी क्या है? मैंने अब ये कहा है ना, हिम, हर, मी, अस, देम और यू या इट, बीच में कहीं दिख जाती है, क्या हो जाएगा? और खास करके ये किसके बाद रहेगा? मेन वर्ब के बाद, है ना। ठीक है। ऑब्जेक्ट जहां से खत्म हो गया उसके बाद कौन आएगा? अदर वर्ड। लेकिन यहाँ एक ऐसा केस आ गया है जिसमें दो ऑब्जेक्ट है। कितने ऑब्जेक्ट हैं? है ना। वह मुझे पढ़ाता है इंग्लिश, और एवरीडे ये क्या है? अदर वर्ड। यानी कि वह मुझे अंग्रेजी पढ़ाता है। पहली बात मैंने आपसे कहा था कि आप पता करो ऐसे क्या लगा कि वह क्या पढ़ाता है। क्या पढ़ाता है? इंग्लिश यानी अंग्रेजी। तो वह क्या पढ़ाता है? अंग्रेजी। एक ऑब्जेक्ट ये हो गया। और वह किसे पढ़ाता है? मुझे, जिसमें दो ऑब्जेक्ट है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको मिटा दूं, है ना, कि वह मुझे पढ़ाता है ना, एवरीडे मतलब प्रतिदिन, वह मुझे प्रतिदिन पढ़ाता है, तो आप मुझे बताओ पहचान नहीं लोगे? ये सब्जेक्ट है, मेन ऑब्जेक्ट, और ये क्या है? अदर वर्ड है ना। बस सिंपल सी बात है। बात क्लियर है ना। जैसे मैं लिख दूं कि ही इज ईटिंग फूड इन द स्कूल, है ना। आप मुझे बताइए इसमें ऑब्जेक्ट कौन है? ऑब्जेक्ट बताइए फटाफट से। ऑब्जेक्ट कौन है? ऑब्जेक्ट उजाला खड़े हो जाइए। ऑब्जेक्ट कौन है? ये आप खड़े हो जाइए। ऑब्जेक्ट कौन है? आप खड़े हो जाइए। ऑब्जेक्ट कौन है? कौन ऑब्जेक्ट है? इन। आप बताइए ऑब्जेक्ट कौन है? हाँ आप श्रेया, फूड, सुहानी, सोच समझ के बोलेंगे। नहीं सॉरी, नहीं, ऑब्जेक्ट कौन है? ऑब्जेक्ट नहीं है? कह दो नहीं है तो मैं आगे बढ़ जाऊं। नहीं है, चलिए आप बताइए। फूड, शिक्षा, ही इज ईटिंग फूड इन द स्कूल। फूड, तो जो बच्चे फूड कह रहे हैं, आप लोग क्या सोच के कह रहे हैं कि फूड ऑब्जेक्ट होगा? कुछ तो सोच के कह रहे होंगे। हाँ, अगर वे खा रहे हैं तो क्या खा रहे हैं? खाना। आपने हिंदी से पता कर लिया, पर अगर मान लेते हैं कि इसकी मेरे को हिंदी नहीं आती, तब कैसे पता करेंगे? पिछली ब्रांच, सभी लोग खड़े हो जाइए। इसकी हिंदी मुझे नहीं आती है, पहले तो आप ये बताइए कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है आपके हिसाब से? तो फूड ही क्यों है? क्योंकि जहां पे मेन वर्ब है उसके बाद आने का अधिकार किसका है? ऑब्जेक्ट ही आएगा। देखो ध्यान से, ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब के बाद कौन आता है? आप यहाँ क्यों से ले गए? आपने इसको छोड़ दिया। जो इन से जुड़ा होगा, यहां से इन स्टार्ट है ना, इन से लेके यहां तक ये पूरा का पूरा क्या है? अदर वर्ड है। चला गया। सब लोग बैठ जाइए। मेन वर्ब जहां से खत्म, आगे कौन स्टार्ट होगा? ऑब्जेक्ट। बात क्लियर हुआ ना? सिंपल सी बात है भाई। तो पहले आपको अगर पहचानना है तो मेन वर्ब को पकड़ो, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा आसानी से। बात क्लियर है? यह है पहचानना। अदर वर्ड क्या है? इन द स्कूल। देखो ये जो द स्कूल है वो इन से जुड़ा हुआ है ना, यानी कि ही इज ईटिंग, वो खा रहा है फूड, यानी खाना इन द स्कूल। कहाँ पे? स्कूल में, यानी कि वह स्कूल में खाना खा रहा है। समझ में आया? तो क्या खा रहा है? खाना, यानी ऑब्जेक्ट। पर अब इसमें तो हिंदी नहीं दिख रही है ना, कि हिंदी से पता कर लेंगे। तो हमें ऐसा ही पता करना पड़ेगा कि भैया यहाँ पे मेन वर्ब है, मेन वर्ब के बाद कौन आता है? ऑब्जेक्ट आता है। जाहिर सी बात है। क्लियर है जी? क्लियर है। चलिए अब खड़े हो जाएंगे इस ब्रेंच के, आरिफ की ब्रेंच के बच्चे खड़े हो जाएंगे फटाफट से।
क्या है ऑब्जेक्ट, इसमें पहचानिए, ऑब्जेक्ट को पहचानिए। किसने कहा? हिम। बिल्कुल सत्य जवाब, सही जवाब है ना। हिम, ही और सॉरी, हिम, हर, मी, अस, देम, ये दिख जाए तो साफ साफ। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये क्या है, ये क्या है, इसके बाद जो बचा वो सारा का सारा क्या है, अदर वर्ड। तो आदित्य आप बताइए इसमें मेन वर्ब क्या है? नाउन नहीं, नो। नो मतलब जानना। ऑब्जेक्ट के पहले कौन आएगा? मेन वर्ब। ये तो ये है मेन वर्ब। तो सब्जेक्ट कौन हुआ? हेल्पिंग वर्ब आया? नहीं है। बैठ जाइए। इस ब्रेंच के बच्चे खड़े हो जाएंगे। थोड़ा कठिन पूछते हैं। इसमें खड़े हो जाइए। हाँ, डिड द हंटर किल द टाइगर? आप बताइए इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? अगर आप ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और मेन वर्ब नहीं पहचान पा रहे हैं तो पैसिव वॉइस नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। चलिए इधर आगे। डिड द हंटर किल द टाइगर, आपको पता होना चाहिए ना कि रूल क्या है। अब ये डिड से स्टार्ट हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब होगा, सब्जेक्ट होगा, मेन वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, अदर वर्ड होगा। तो आप पहचान लीजिए उस हिसाब से। क्या? द टाइगर। क्या आप दोनों इनकी बात से सहमत हैं? प्रिंस आप बताइए, क्या आप आकाश की बात से सहमत हैं? चलिए, ये तो सहमत है। आप बताइए। सहमत इसलिए नहीं है कि यस सर, इसलिए कि बच्चा सही कह रहा है। आप बताइए सहमत है या नहीं? अगर नहीं सहमत है तो आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब क्या ये रिश्ता मंजूर है? नहीं तो फिर कहां से दूसरा रिश्ता लाए हैं ना। जल्दी बताइए। सही कह रहे हैं, बैठ जाइए। बिल्कुल सही जवाब। देखिए, किल क्या होता है? किल मतलब होता है किसी को जान से मार देना। ये क्या है? मेन वर्ब है। इसके बाद कौन बचा? ऑब्जेक्ट ही बचा। चलिए समझते हैं। देखो, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। ये क्या है? मेन वर्ब। तो बचा क्या? ऑब्जेक्ट। क्या इसमें अदर वर्ड आया है? अदर वर्ड नहीं आया है। हाँ या ना? तो ऐसे हमें पहचानना है। आप लोग खड़े हो जाइए। आई एम राइटिंग अ लेटर। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? क्या है? अ लेटर। बिल्कुल सही जवाब। मेन वर्ब क्या है? राइटिंग। हेल्पिंग वर्ब क्या है? एम किस में आता है? किस टेंस में आता है? फास्ट फास्ट सोचो जल्दी से। किस टेंस में आता है? एम किस टेंस में आता है? इधर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है ना? और ये क्या है? और ये बताइए, अगर ये सब्जेक्ट आई है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? आई का ऑब्जेक्टिव केस, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी। सिट डाउन प्लीज। तो ये है बात। अब आप लोग बहुत कुछ सीख चुके हैं, अब आते हैं सीधा चीजों पर, है ना। ठीक है जी, बात क्लियर है। आज वाइज खत्म। सुनो ध्यान से। हमें क्या सीखना है? एग्जाम में क्या आता है? एक्टिव से क्या बनाना है बच्चा? पैसिव बनाना है ना। आपसे कहेंगे कि एक्टिव वॉइस को क्या करो? पैसिव वॉइस में चेंज करो, है ना। अब हम बात करते हैं रूल्स। किसकी बात करते हैं? रूल्स। देखो, एक्टिव वॉइस की जो शकल होगी, एक्टिव वॉइस मतलब टेंस। टेंस की शकल कैसी हो सकती है? या तो अफर्मेटिव होगा, या तो निगेटिव होगा, या तो इंट्रोगेटिव होगा। और इंट्रोगेटिव में या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, या तो WH फैमिली से स्टार्ट होगा, या तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव होगा। मतलब कि उसमें सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा? नॉट आ जाएगा। यही बात है ना। अगर इसकी शकल मान लेते हैं ऐसी है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब,
मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो रूल नंबर 1, पहला रूल ये कहता है कि ऑब्जेक्ट को क्या बना दो बच्चा, सब्जेक्ट बना दो। रूल समझ में आ गया। अब सुनो, जब आपने इसको सब्जेक्ट बना दिया, रूल नहीं बोलना है, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। अब सुनो, हेल्पिंग वर्ब लगाने का कुछ नियम है ना। अगर वह जो सेंटेंस है, ध्यान समझना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, बात क्लियर है। अगर वह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा तो हेल्पिंग वर्ब किसकी लगेगी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब कैसे पता चलेगा कि भैया वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, कैसे पता चलेगा, या तो उसमें डू या डज आएगा, हाँ या ना बोलो। अगर मान लेते हैं अफर्मेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब तो नहीं आएगा, तब कैसे पहचानेंगे, या तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या उसमें क्या लगा होगा, यस यस। तो अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे तो क्या लगेगा, या तो इज लगेगा, या तो एम लगेगा, या तो आर लगेगा। लेकिन इज एम आर आपको सब्जेक्ट को देख के लगाना है कि भैया ये जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है कि प्लूरल। अगर सिंगुलर होगा तो इज, अगर प्लूरल होगा तो आर, और ये तो सिर्फ आई के साथ लगता है, आपको भी पता है ऐसे होता है, ठीक है। अगर कोई बच्चा सोचो कि सर जी अगर सेंटेंस, ये वाला जो सेंटेंस है अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हो तो इज एम आर ही रखना, साथ में क्या लगा देना, बीइंग लगा देना, बात खत्म, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अगर ये होगा तो इसमें चेंज, अगर ये होगा तो बीइंग लग जाएगा। अगर पास्ट परफेक्ट कैसे, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कैसे पहचानेंगे, हैज और हैव। अगर हैज और हैव आ रहा है तो हम लोग क्या हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हाँ अगले टेंस की, हैज बीन या हैव बीन, सिंपल बात है, समझ में आया। सेम कहानी पास्ट में करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट क्वांटी, कैसे पहचानेंगे पास्ट इंडेफिनिट, या तो डिड आएगा या तो क्या आएगा, सेकंड फॉर्म। अगर ऐसा आएगा तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या आ जाएगा, वाज और वेयर आ जाएगा। मैं सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लगाना सिखा रहा हूं। अगर पहले से ही वाज वेयर हो तो क्या लगा देंगे, अगर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की जगह पहले से ही वाज वेयर हो तो क्या लगा देंगे, बीइंग लगा देंगे। नहीं, इसी के साथ जैसे वाज बीइंग, वेयर बीइंग, अभी एग्जांपल करके सिखाऊंगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं पास्ट परफेक्ट है तो किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे मैं कह रहा हूं अगर हैड आ जाए, क्या आ जाए, तो किस में बदलेगा, हैड बीन। बात क्लियर है जी। अगर कोई, अगर मैं आपसे कह दूं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये लास्ट वाला हो तो क्या होगा, नो चेंज, होगा ही नहीं, आएगा ही नहीं, होता ही नहीं है, तो कैसे आ जाएगा। सेम कहानी किसमें होगा बच्चा, फ्यूचर में होगा, ठीक है ना। अब मैं ना आपको नाम नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लिख रहा हूं, ठीक है। अगर मान ले कि विल आ जाए और क्या आ जाए, चलो, तो किस में चेंज होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस चेंज होगा, यानी क्या आ जाएगा, विल बी और शैल बी। अगर पहले से ही विल बी शैल बी हो तो बीइंग लगा देंगे, पर ये वाला भी एग्जाम में नहीं आता, ठीक है। अगर मान लेते हैं कहीं पे गलती से विल हैव आ गया है और क्या आ गया है, शैल हैव, तो ये किस में चेंज होगा, विल हैव बीन। मतलब तुम जल्दी से कभी भी हैज हैव को देखते ही बीन वाला पक्का लगा देना। जैसे हैज हैव है तो हैज बीन हैव बीन, हैड है तो हैड बीन, विल हैव शैल हैव है तो विल हैव बीन शैल हैव बीन, सिंपल सी बात है। बात क्लियर है। अगर विल और शैल है तो विल बी शैल बी, क्योंकि ये फ्यूचर डेफिनेट है और ये क्या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। अगर डू या डज आ रहा है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में या उसमें या से इस लगा है तो ये कॉन्टिन्यूअस में चला जाएगा, यानी कि इज एम आर। अगर सेकंड फॉर्म है तो मतलब पास्ट इंडेफिनिट है, इसको चेंज किसमें कर देंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि वाज और वेयर में। चलिए, तो अब क्या है, आप लगा चुके हैं हेल्पिंग वर्ब, है ना। जो टेंस होगा उसके अगले टेंस का क्या लगा देंगे बच्चा, हेल्पिंग वर्ब। अब आपने हेल्पिंग वर्ब क्या कर दिया, लगा दिया। इसके बाद क्या आता है, मेन वर्ब। देखो ये एक्टिव वॉइस है, ये क्या है, एक्टिव वॉइस। हम बना रहे हैं पैसिव वॉइस, क्या बना रहे हैं, पैसिव वॉइस। आपने सब्जेक्ट लिख लिया, आपने क्या लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब। अब हमें क्या चाहिए,
तो याद रखो एक्टिव वॉइस ये क्या है, एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब चाहे जो हो, चाहे वहां पे फर्स्ट फॉर्म हो, चाहे सेकंड फॉर्म हो, चाहे थर्ड फॉर्म हो, चाहे आईएनजी फॉर्म हो, पैसिव वॉइस में सिर्फ एक का फॉर्म लगाएंगे और वो है थर्ड फॉर्म। चाहे जॉन फॉर्म हो हम सिर्फ थर्ड फॉर्म लगा देंगे, बात खत्म। इसके बाद कौन आता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगा देंगे, बाई, और फिर क्या लिख देंगे, ऑब्जेक्ट, और अदर वर्ड पे लिख देंगे। ये बन गया आपका पैसिव वॉइस, बात खत्म। यही करना है ना। अब एक एग्जांपल करके दिखा दे रहा हूं आपको, है ना। नहीं, अगर तुम उतार लिए तो मेरा पढ़ाना बेकार। जैसे टेंस पढ़ाया था ना, सब लिखवा ही देंगे तो फिर क्या करोगे पढ़ लिख के। बिना लिखे सीखो, बना लिखा, है ना। जैसे मैंने लिखा कि सी इज राइटिंग एन एप्लीकेशन। चलिए, रूल नंबर 1, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, जल्दी बचाना, ऑब्जेक्ट क्या है, बोलो सब लोग, है ना। यहाँ पे राइटिंग है तो यहाँ पे जो बचा ये सारा सारा क्या है, ऑब्जेक्ट को क्या कर देंगे, सब्जेक्ट। तो ये यहाँ आ जाएगा। जब ये यहाँ पे आएगा ना तो पहला अक्षर बड़ी कर देना, एन एप्लीकेशन। ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। इसके बाद क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। इसकी शक्ल को ध्यान से देखो, ये किस टेंस में आता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो वही हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, सिर्फ क्या लगा देंगे, बीइंग। तो लिखेंगे इज और क्या लगा देंगे, बीइंग, बस। एन एप्लीकेशन इज बीइंग। इसके बाद क्या आएगा, अब बताओ, राइट मतलब लिखना, इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटेन। क्या होता है, इसीलिए मैंने कहा था कि आपको फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म याद होने चाहिए, ठीक है ना, याद रखेंगे। एन एप्लीकेशन इज बीइंग रिटेन, हो गया। ये है मेन वर्ब। अब कौन आएगा, ऑब्जेक्ट। से पहले क्या लगा देंगे, बाई। अब बताओ, अगर हम सी को ऑब्जेक्ट में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, सी को अगर ऑब्जेक्ट में लाएंगे तो ये सी नहीं होगा, ये हर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हर। मैंने आपको पढ़ाया है ना सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, थोड़ा एक बार दोबारा देख लीजिए हम लोग फटाफट से, है ना। जैसे ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। सी का क्या होता है, हर। आई का क्या होता है, मी। क्या बोल रहे जी, यू का क्या होता है, यू। इट का क्या होता है, इट होता है। दे का क्या होता है, देम। दे का क्या होता है, देम, है ना। और कौन सा बच्चा, वी। वी का क्या होता है, अस। बात क्लियर है। अगर यहाँ पे सी है उधर जाके हर हो जाएगा, अगर वहां पे हर है इधर आके सी हो जाएगा, है ना। अगर वहां पे मी है इधर आके आई हो जाएगा, यहाँ पे आई उधर जाके क्या हो जाएगा, मी। तो ये चेंज हो जाएंगे, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। इसलिए ये बात मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था ना, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, बस इसी तरह से करते हैं। कोई कंफ्यूजन किसी को, चलिए एक दो और करते हैं तब समझ में आएगा। जैसे ये तो था अफर्मेटिव सेंटेंस, क्या था बच्चा। अब करते हैं निगेटिव सेंटेंस। जैसे मैंने लिखा कि दे विल विन द मैच, दे विल विन द मैच। आप मुझे बताइए इसमें ऑब्जेक्ट क्या है ना। एक काम करते हैं, इसको निगेटिव बना लेते हैं। निगेटिव यहाँ पे क्या लगा दिया, दे विल नॉट विन द मैच। इसका हिंदी होगा कि वे मैच नहीं जीतेंगे, ठीक है। तो आप मुझे बताइए इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। कितने लोगों को पता नहीं चला कि इसमें मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, विन। विन मतलब जीतना। अगर आप मेन वर्ब नहीं भी पहचान पा रहे हैं तो आप ये सोचो किसके बाद मेन वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है ना। नॉट है तो उसके बाद आएगा, तो ये है मेन वर्ब। और बचा क्या, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, द मैच। हो गया, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब इसके बाद क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे क्या है, विल। विल का मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट, हमें किसका चाहिए,
फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, तो विल है तो क्या आएगा, विल बी, लेकिन यहाँ पे नॉट भी आया है, तो नॉट किसके बीच में लगेगा, विल और बी के बीच में, तो क्या हो जाएगा, देखो बाकी रूल नहीं तोड़ेंगे, जो पहले का रूल था विल नॉट बी, ये पूरा का पूरा हो गया। अब क्या चाहिए, विन। अब कोई किसी को पता नहीं विन का सेकंड फॉर्म क्या होता है, थर्ड फॉर्म क्या होता है, विन सेकंड फॉर्म होता है वॉन, और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, वॉन, हो जाएगा वॉन, और फिर बाई लगा देंगे और इस दे को क्या करेंगे, इधर लेके आएंगे, क्या हो जाएगा, दे का दे, सिंपल। तो थोड़ी सी आपको थर्ड फॉर्म पता होना चाहिए, है ना। अब एक करते हैं, अगर मान लेते हैं कि कोई वाक्य हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, जैसे कि डिड, जो मैंने अभी लिखा था, डिड द हंटर, है ना, किल द टाइगर। आप मुझे बताइए इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, आप एक बार बताइए सिंपल, ये है ऑब्जेक्ट, क्या है, ऑब्जेक्ट को क्या बना देंगे, सब्जेक्ट, तो यह हो जाएगा द हंटर, हाँ या ना। अब सब्जेक्ट के बाद क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, नहीं, सुनो, अगर एक्टिव वॉइस में, अगर एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे डिड आया है, क्या आया है, दिमाग में तुरंत आ गया सर जी पास्ट इंडेफिनिट, अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा, ठीक है। अब बताओ डिड है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, या तो वॉज या तो वेयर, वॉज और वेयर को लिखने से पहले इसको शक्ल पे थोड़ा देख लो, द हंटर यानी शिकारी, एक क्या शिकारी है तो क्या लिखेंगे, वॉज, यहाँ पे डिड आया हमने वॉज लिख दिया, बात खत्म। यहाँ पे ये सब्जेक्ट था हमारा सब्जेक्ट, अरे नहीं हंटर कैसे लिख दिया जी मैंने, सॉरी सॉरी सॉरी, वॉज द टाइगर, हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद क्या चाहिए, रूल थोड़ी बोलेंगे, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और मेन वर्ब। किल, इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, किल्ड, ये है मेन वर्ब। अब ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे बाई द हंटर। अब ये बाई हंटर को बाई हंट्री नहीं कर देंगे, कहने का मतलब कि अगर नाम वाम है या कुछ वैसा है तो वो वैसा ही रहेगा, है ना। और यहाँ पे क्या रहेगा, अगर क्वेश्चन मार्क नहीं तो आप तक गलत हो जाएगा। बात क्लियर है, बात क्लियर है ना, पक्का बात क्लियर है। एक और कर लेते हैं, जब कोई वाक्य डब्ल्यू फैमिली से स्टार्ट हो, वाई, कोई खतरनाक सा टेंस लेते हैं, और ठीक है ये लेते हैं, वाई हैड आई प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट क्यों खेल चुका था, बात क्लियर है। अगर एक्टिव वॉइस में प्रश्नवाचक शब्द यानी कि WH फैमिली से स्टार्ट है, इंट्रोगेटिव शब्द से स्टार्ट है, तो हम भी इंट्रोगेटिव शब्द से स्टार्ट करेंगे, अरे हाँ ना बोलो। अब यहाँ पे हेड आया है ना, तो हम तो पेशियस बना रहे हैं ना, तो हम हेड बीन करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन आपको भी पता है और हमको भी पता है कि हेड और बीन के बीच में क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट इसमें किसको बनाएंगे, इसको सब्जेक्ट लाएंगे ना, ये है मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, सब्जेक्ट, ये हो जाएगा यहाँ पे चुपके से क्रिकेट, वाई हैड क्रिकेट बीन। अब कौन आएगा, मेन वर्ब, ये पहले से थर्ड फॉर्म है क्योंकि आपको पता है कि पास्ट परफेक्ट थर्ड फॉर्म होता है, ये पहले थर्ड फॉर्म लग जाएगा, प्लेड, वाई हैड क्रिकेट प्लेड, मैंने एक चीज छोड़ दिया, सॉरी, मैंने क्या क्या लिखा एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, ये है WH फैमिली, क्या है, WH फैमिली, है ना, नहीं सही तो लिखा था जी, सॉरी, ये है WH फैमिली, ये हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट बीच में लिख दिया बीन, इसके बाद क्या आएगा, मेन वर्ब, सही तो लिखा था प्लेड, है ना। अब ये है मेन वर्ब, क्या है, इसके बाद क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट, फिर क्या लगाएंगे, बाई, आई इधर आके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और यहाँ पे ठीक है ना। यहाँ पे आपका जो पेसिव वॉइस है बेसिक वाला नॉर्मल वाला, वो क्या होता है, एक छोटी सी बात है जो छूट गई है, थोड़ा उसको भी देख लो। अगर किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट एक संग आ जाते हैं, है ना, जैसे अभी मैंने दिया था ना कि ही टीच्स मी, और साथ में क्या आ गया है, इंग्लिश, ठीक है, अदर वर्ड नहीं लिखते हैं।
ही टीच मी इंग्लिश, वह मुझे अंग्रेजी पढ़ाता है। पहली बात तो क्या पढ़ाता है? अंग्रेजी, पहला ऑब्जेक्ट। किसे पढ़ाता है? मुझे, दूसरा ऑब्जेक्ट, है ना। इन दोनों ऑब्जेक्ट में आपको एक नजर आएगा कि जो कि सजीव है और एक क्या है? तो सजीव कौन है? मी। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे रहने देंगे, इसको क्या कर देंगे, इधर लेके आएंगे, क्या हो जाएगा? आई। हो गया, ऑब्जेक्ट क्या बना दिया? सब्जेक्ट। अब हमें चाहिए हेल्पिंग, क्या चाहिए? इसी शक्ल देख के मुझे लग रहा है कि ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो किस में जाएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, हाँ या ना। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या आता है? इज, एम, आर। तो बताओ इज लगाऊं कि एम की आर? क्योंकि आई के साथ क्या लगेगा? आई एम। ये हो गया हेल्पिंग। अब क्या चाहिए हमें? मेन वर्ब। टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है? टॉट। आई एम टॉट। देखो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब हो गया। अब हमें क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। बात क्लियर है? यहाँ पे एक चीज देखना, अगर दो ऑब्जेक्ट है हम क्या करेंगे, अभी ये ऑब्जेक्ट बचा हुआ है ना, तो इसके क्या कर देंगे, इसको यहीं पे लिख लेंगे। आई एम टॉट इंग्लिश, अभी ये बचा ये, है ना, इसको क्या लिखेंगे? इसको क्या लिखेंगे? बाई हिम। तो मैं बस आपको इतना समझाना चाह रहा था कि जो दूसरा ऑब्जेक्ट है रूल्स पे ही चलेगा, है ना। सब्जेक्ट, हेल्पिंग और मेन और ऑब्जेक्ट, ठीक है, समझ में आया? तो जब आपने ये लिख लिया, इसके बाद ये जो बाई वाला केस है उसको लास्ट में लिखते हैं, हाँ या ना। तो ये हो गया जब दो ऑब्जेक्ट एक साथ आए। बात क्लियर है? समझ में आया? पक्का? चलिए अब